नमस्कार दोस्तों। चलिए आज सुनते हैं कहानी जया जादवानी जी की अब उठूंगी राख से। मुझे एकाएक विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो गया है। उसी क्षण मुझे भारहीन हो जाने की अनुभूति हुई और मैं पीछे लगे बिस्तर पर धम से बैठ गई। निकट खड़ी नर्स ने मुझे पकड़ना चाहा, पर मैंने उन्हें हाथ से बरस दिया। मेरे कानों में अभी तक डॉक्टर के शब्द आई एम सॉरी इज नो मोर फड़फड़ा रहे थे। कुछ पलों तक मैं वही फड़फड़ाहट सुनती रही। फिर मैंने अपने ठीक सामने के बिस्तर पर लेटा हुआ वह शरीर देखा जिसके साथ मैं गुजरता 35 सालों से थी और जिसका मुंह इस वक्त सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। 35 साल आजीवन कारावास से थोड़ा लंबा, निरुद्देश जीवन, चक्की के दो पाटों के बीच पिसता। एक नर्स मेरी पीठ थपथपा रही है और सहानुभूति के कुछ शब्द कह रही है। मुझे उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे, बस होठ हिलते दिखाई दे रहे हैं। भीतर सब कुछ शांत है, बेइंतहा शोर के बाद की शांति। खाली नीला आसमान। मैं देर तक उसमें रहना चाहती हूँ, पर अभी नहीं। नर्स मुझे छोड़ आने वाली फ़ोन कॉल्स में उलझ गई हैं। इन सब की उन्हें आदत है, हर रोज़ होता है यह। जीवन मृत्यु से हर रोज़ का साबका। कितना सोचें और क्यों। मैंने मोबाइल निकाल कर बेटे को मैसेज किया। कम सून, ही इज़ नो मोर। लिखते हुए मेरी उंगलियां शिथिल हो गईं। हमें सब कुछ समेटना है और आज ही डेड बॉडी अपने घर ले जानी है, इस पराए शहर से अपने शहर। हालांकि मैं कुछ देर चुपचाप बैठ जाना चाहती हूँ, इस शांति को अपने भीतर उतरने देना चाहती हूँ। कितना शोर रहा है पिछले सालों से मेरे अंदर, हाँ और ना का, पकड़ने और छोड़ने का, फर्ज और अपनी निजी ज़रूरत का, विवेक और मूर्खता का, नफरत का, विरक्ति का, भाग निकलने की छटपटाहट का, अपने आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ते अपनी आंखों से देखने की तकलीफ का। सवाल यह नहीं कि कौन जीतता है या कौन हारता है, सवाल सतत चलते संघर्ष का था जिससे छुटकारा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। मुझे बचपन के वर्षों में उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का चुनाव करने की नसीहत देने वाले पिता ने निरुद्देश जीवन जीने की दिशा में फेंक दिया, जहां मेरी कीमत मादा से ज़्यादा नहीं थी। मैं सिर्फ ज़रूरत थी, चाह नहीं। और 35 साल और 35,000 वर्षों तक मैं ऐसे ही चलती रही, भीतर धीरे धीरे सुलगती, खुद को राख होते देखती। नर्स ने मुझे उसी सुन्न अवस्था में बैठा देखा तो मेरा सारा सामान समेटने में खुद जुटी। इस बीच वह निरंतर आने वाली फ़ोन कॉल्स का जवाब भी देती जा रही थी। मत उठाओ, नहीं चाहिए। मैं एक विरक्त नज़र से अपने उस सामान को देखा जिसे ढोने में ही मैंने जीवन की सार्थकता खोजनी चाहिए थी। नर्स रुक गई। होता है, इस तरह के सदमे से लोग वक्ती विरक्त हो जाते हैं। थोड़ा सा सामान फेंक भी दो तो क्या, इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा जो इतने महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं। जिंदगी कहाँ छुपी है, इस सवाल का सामने करने का साहस आने से पहले ही मौत आ जाती है। नर्स ने बड़े दार्शनिक ढंग से सोचना चाहा। नाइट ड्यूटी और रिश्तों के ठंडेपन, फिनाइल और दवाओं की गंध से भरे मौसम में वह अक्सर एक गर्म ख्याल, ख्वाब या किताब अपने पर्स में रखती है। कोई तो साथ हो इस हम सफ़र में। उनके आने में भी देर है? नर्स ने मुझसे आहिस्ते से पूछा। दरअसल वह पूछना चाहती है, क्या मैं जाऊं? बेड नंबर 3, 4, 5 की दवाओं का समय हो गया है। 6 का ब्लड प्रेशर चेक करना है। 7 का और 8 का। और विडम्बना यह कि इन सब के बीच अपने और परिवार के लिए एक स्वस्थ जीवन जीने की कामना।
वह बीमारियों से जुड़ी बातें ज़्यादा जानती है, स्वस्थ रहने की कम। यह सब जो वह पिछले 15 सालों से कर रही है, उसके अचेतन का हिस्सा हो गए हैं। मैंने सिर हिला दिया। मैं चाहती हूँ मुझे अकेले छोड़ दिया जाए। यही एक ख्वाहिश तो रही है सालों से कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, पर नहीं छोड़ता कोई। लोग कितने भूखे होते हैं, दूसरे को चूस लेना चाहते हैं। मेरा पति तो मेरी गुठली तक को नहीं छोड़ता था। नर्स चली गई तो मैंने उस ठंडे कमरे में एक भरपूर नज़र डाली, जहाँ हम पिछले 20 दिनों से रह रहे हैं। यहाँ सब कुछ ठंडा यहाँ सब कुछ ठंडा रहा। डॉक्टर और नर्स के व्यवहार से लेकर हर चीज़। लोग इतनी ठंड में कैसे रह लेते हैं, जैसे मैं रहती आई हूँ सालों साल। मेरे सामने मेरा पति सो रहा है, चिर निंद्रा। मैंने हमेशा इनके सोने का इंतजार किया है ताकि मैं अपने मन का काम कर सकूं, जो मैं वास्तव में करना चाहती हूँ। वे टुकड़े टुकड़े काम मुझे जीवन देते रहे हैं। मुझे इस वक्त मेरे अधूरे कामों की लिस्ट दिखाई दे रही है। अधूरी जिंदगी की पीड़ा जो लिबास बदल बदल कर मेरे सामने आती रही है। मैंने अपने सिर को झटका, उठकर खड़ी हुई, पलंग के निकट आई। चादर हटाकर उसका चेहरा देखा। सफ़ेद चेहरा सूजकर काला हो गया है, जिस्म लकड़ी। मैं उसे वह सब कुछ कहना चाहती थी जो कभी नहीं कह पाई। जीवन भर मैं तुम्हारे सामने खुली किताब की तरह लटकी रही। मेरे पन्ने फड़फड़ाकर मैले हो गए, फट गए। मेरी कविताएं शब्दहीन अपने स्रोत पर सूख गईं। तुमने सिर उठाकर कभी मेरा चेहरा तक नहीं देखा। मेरी मौजूदगी का तुम्हें कभी पता ही नहीं चला। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने मुझे कभी देह से ज़्यादा नहीं समझा। तुम जब भी मेरे पास आए, कुछ न कुछ मांगने आए जो मैं देना नहीं चाहती थी। तुमने छीन लिया। तुमने मुझसे मेरे ख्वाब छीन लिए, मेरी उड़ानें, मेरा आसमान, मेरी आकांक्षाएं। मैं अपनी काया में अकेली खड़ी थी, साबुत। तुमने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। दूसरे के भीतर नफरत की फसल बोते यह कभी परवाह नहीं की। मैं भरपूर नफरत से उसे देखती रही। उसकी यात्रा मात्र एक भूख से दूसरी भूख तक होती रही, जिसके लिए दूसरे की उपयोगिता मात्र इतनी है कि वह कितना उसके काम आ सकता है। जब मैंने अपने भीतर झांका, क्या है वहाँ? स्मृतियाँ, कुंठाओं, तनावों, नफरतों, किस्म किस्म के दुखों का अंबार, छटपटाहट, हताशा, गुजर चुके को न पकड़ सकने की व्यवस्था का जानलेवा एहसास। हम उन लम्हों के साथ नहीं रहना चाहते हैं जो जी रहे हैं। हम उन लम्हों के साथ रहना चाहते हैं जो नहीं जी सके। मेरे उड़ के दरवाजे के पीछे वे लम्हे कतार में खड़े हैं। मैंने अपना दरवाज़ा कसकर बंद कर लिया। अचानक उड़ के दरवाजे को ढकेलते मेरे दोनों बेटे आ गए। उन दोनों ने मुझे बाहों में भरा और रोने लगे। पुरुष जब रोता है तो एक अजीब एहसास होता है, छाती फोड़ने वाला एहसास। मैंने उन्हें तसल्ली देने के लिए उनके माथे पर हाथ फेरना चाहा तो पाया मुझे तसल्ली देते मेरी पीठ थपथपा रहे हैं। ये ठीक है, अब तुझे रोना चाहिए, मैंने अपने आप से कहा और चुप खड़ी रही। छोड़, मम्मी को मत रुला। बड़े बेटे ने छोटे के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे मुझसे अलग किया। छोटे को अपनी सिसकियां रोकने में कुछ वक्त लगा। बड़े की अपेक्षा वो अपने पिता से ज़्यादा जुड़ा था, उसका ख्याल रखता था, उसकी बात मानता था। मैं बिल पे करके आता हूँ, तब तक तू सामान उठा। बड़ा छोटे को निर्देश देते हुए रुमाल से अपनी आंखें पोंछता बाहर चला गया। अब सब ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। छोटे ने मुझे पलंग पर बिठाया और कमरे का सामान उठाने लगा। बड़ा बिल पे करके वापस आ गया। 100 ढोने वाली गाड़ी भी। मृत्यु के बाद हम ढोते हैं, जीवन में साथ चलते हैं। मैंने पहली बार इस पर गौर किया। जीवन में भी तो ढोते हैं। उसका शव उठाकर गाड़ी में रखवा दिया गया। हम भी बैठ गए। ये डॉक्टर कितने बेईमान हैं। 20 दिन का बिल है। 20 दिन का बिल पता है
कितना बनाया है? 5 लाख रुपए, बड़ा छोटे से कह रहा है। दोनों सामने बैठे हैं, मैं पीछे। क्या फ़ायदा था इस हॉस्पिटल में आने का? ये लोग क्या ज़िंदगी दे देते हैं? और बल्कि तनाव ही देते हैं। मैं कह भी रहा था, जो भी है घर में देखेंगे, पर मेरी सुनता कौन है? आज तक 15 लाख खर्च हो गए हैं। छोड़ ना भैया, यह वक्त ऐसी बात करने का नहीं है। घर में क्या मरने के लिए छोड़ देते? छोटे ने कहा। मर तो फिर भी गए ना, बड़े ने झुंझलाते हुए कहा और खिड़की के बाहर देखने लगा। छोटे ने तब तक मोबाइल निकाल ली थी और सबसे पहले अपनी बहनों को फ़ोन करने लगा। जब तक हम घर पहुंचेंगे, मेहमानों की भीड़ मौजूद मिलेगी। ये प्रथा किसने क्या सोचकर चलाई होगी कि जिन पलों में आप सबसे ज़्यादा अकेले रहना चाहते हैं, उन्हीं पलों में भीड़ से घिरे रहें। वे दोनों अपनी अपनी मोबाइल से रिश्तेदारों के नंबर ढूंढ ढूंढ कर उन्हें कॉल करने लगे। मैं चुपचाप दोनों तरफ की आवाजाही देख रही थी, अपनी आंखों से, बगैर उसमें कुछ जोड़े या घटाए। मेरा मोबाइल बंद है। ज़रूरी कॉल करने के बाद मैं उसे बंद कर देती हूँ। उनमें उन लोगों का नंबर है जिसके चेहरे तक मुझे बामुश्किल ही याद रहते हैं। हमारे रिश्तेदारों के, दोस्तों का नंबर मैं याद कर लेती हूँ। भीतर ही भीतर डायल करके बात कर लेती हूँ। कभी उनका भी नंबर बहुत बिजी रहता है, पर कोई बात नहीं। उनको मेरे दोस्तों का आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे सोचते थे दोस्त आकर मुझे बिगाड़ देते हैं। जब भी मेरे दोस्त मुझसे मिलने आते, वे बीच में आकर बैठ जाते थे, बात बात में हस्तक्षेप करते या कमेंट। मेरे दोस्त थोड़ी देर बैठ कर चले जाते। मैं उनसे तभी बात कर पाती जब मैं खुद को अकेला कर लेती, और वो होता बहुत कम। सोचना चाहती हूँ घर पर कितने लोगों की भीड़ मिलेगी, तो सोच नहीं पाती। भीड़ को जमा करने का काम हमेशा उसी ने किया है जो इस वक्त सो रहा है, अभी भी यही कर रहा है। हर वक्त हर किस्म के रिश्तेदारों को बुलाते रहना उसे बेहद पसंद था। वे रिश्तेदार जो बाहर पति और पुरुष होने का दम भरते थे, भीतर बीवियों से जूते खाकर हंसते, उनके साथ दोहरा खेल खेलते थे, कभी कोई ऊपर से कोई नीचे। लोग मान लेते हैं कि यही जीवन है। सबको बताना जरूरी है क्या? बड़े उबे हुए मन से कहा। शायद कुछ तो सुनकर ही आ जाएंगे। अरे यार, इनको कितना बर्दाश्त करना पड़ता है, बड़े ने खींचते हुए कहा। वह मेरी तरह सोशल नहीं है। वह भी चाहता है लोग उसे अकेला छोड़ दें। अपने शहर के अपोलो हॉस्पिटल में थे तो दिन भर इतने लोगों का आना जाना लगा रहता कि प्राइवेट रूम लगता ही नहीं। मैं तमाम वक्त आने वालों को उनकी बीमारी, चल चुके और चल रहे इलाज का ब्यौरा देती रहती, और वे बेड पर लेटे लेटे आने वालों को देख खुश होते। उनकी नसीहतें और सुझाव सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। आने वाले अधिकतर डॉक्टर थे बगैर डिग्री के। शायद इसीलिए अपोलो वालों ने कहा हो, अब तुम इन्हें बाहर ले जाओ और हमारा पिंड छोड़ो। इतनी डिटेल में सबके सामने बीमारियों का बखान करते हुए मुझे लगता रहता, ये उनके लिए ठीक नहीं है। जिस उम्मीद को उन्होंने कसकर पकड़ा हुआ है, उस पर उनकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ने लगी है। पता नहीं क्यों लोग दूसरों की हर बात जान लेना चाहते हैं। हुआ भी यही। वे धीरे धीरे उदास और निराश होते गए। फिर किसी के आने पर आंखें तक न खोलते। कभी कभी बंद पलकों में ठहरे हुए आंसू दोनों तरफ लुढ़काते, और मात्र उसी क्षण वे मुझे अपने थोड़ा करीब लगते। तो क्या दुख ही हमें दूसरों से जोड़ता है? दुख ही हमें अपने करीब लाता है? फिर हम नज़दीकी बड़े शहर में आ गए, सहानुभूति प्रदर्शित करते शब्दों से दूर, बड़े महंगे और ठंडे हॉस्पिटल में। और कितनी अजीब बात है, इस निहायत ठंडे भावहीन तन्हा कमरे में हमें लोगों की आंखों और शब्दों की वह गर्माहट याद आती रहती, जिसे बड़े उबे हुए भाव से पीछे छोड़ आए थे। यहाँ सब एक जैसे डॉक्टर और नर्सेस थीं, एक जैसी मुस्कान, एक जैसी गंध, एक जैसे शब्द, जिन्हें दिया तो हौसला बढ़ाने के लिए जाता था, पर वो वास्तव में हौसला तोड़ते थे। उनके पीछे से निकलते भय के पंजे पेशेंट का दिमाग
इस तरह से दबोच लेते कि हृदय से टपकता खून किसी को दिखाई नहीं देता। उस पर आसपास का माहौल, मैं उन क्षणों में मानवता के नाते ही सही उनके करीब रहना चाहती थी कि कहीं से कोई गर्मी उन्हें मिलती रहे। अपना हाथ उनके हाथ में दे उन्हें कसकर बांधे रहती, पर हकीकतन दोनों हाथ ठंडे ही रहते। मैं उनके सामने अपना अर्थ खो चुके उन्हीं वाक्यों को दोहराना चाहती हुए भी दोहरा नहीं पाती थी कि मत डरो, कोई नहीं मरता, कुछ नष्ट नहीं होता। जिसे हम मरना कहते हैं वही अपनी राख में से उगना भी तो है। मुझे इस वाक्य के खारिज हो जाने का डर था। जिस तरह आज तक मेरे समस्त धारणाओं, विश्वासों और अज्ञात के प्रति प्रेम को खारिज किया जा चुका था, वह कहते हुए कि जो बातें समझ में नहीं आती उसका अस्तित्व नहीं है। और क्या यही सामान्य सच नहीं है? हमें लगभग 200 किलोमीटर चलना है। हजारों किलोमीटर चल चुका जीवन 200 किलोमीटर और। गाड़ी के झटकों ने मुझे नींद आ रही है। लग रहा है मैं अपनी ही कोई फिल्म देख रही हूँ। कुछ हिस्से कट-फट गए हैं, कुछ बार-बार रिवाइंड हो रहे हैं। इस रास्ते का पूरा सदुपयोग मेरे बेटे ने किया। अधिकतर रिश्तेदारों को फ़ोन करने के बाद उन्हें दाह संस्कार का टाइम भी तय कर डाला, शाम 4 बजे। मैंने घड़ी पर नज़र डाली, 11 बज रहे हैं। कल रात ही तो हमें पता ही चला कब हो गया। हफ्ते भर से उनकी तकलीफ बढ़ गई थी। खाना तो कब का छूट गया था, बात करना भी छूटता जा रहा था। हालांकि बात करने को वे बहुत छटपटाते थे। उन्हें देखकर ही समझा जा सकता है कि संवाद किस तरह उनकी आत्मा की ज़रूरत है। पर दूसरे की इस ज़रूरत को वे कभी समझ नहीं पाए। आईसीयू में डॉक्टर खड़े भी नहीं होने देते। शाम को बस आधा घंटा, 24 घंटों के जमा शब्दों का अंबार। वे जल्दी जल्दी कुछ कहने की कोशिश में कुछ कह न पाते, हाँफने लगते। नर्स उन्हें पकड़कर सुला देती, मुझे बाहर कर देती। कल रात भर वे छटपटाते रहे थे। हफ्ते भर से उनकी यही रट थी कि मुझे घर जाना है। अल सुबह उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फिर जाने कब मैं बाहर सो रही थी, कुछ पता ही नहीं चला। जब तक नर्स आई बताने सब कुछ खत्म हो चुका था। क्या कहना चाह रहे होंगे वे? मैं नहीं सोचना चाहती। मैं उनके शब्दों से चोटिल थी। मैंने उन्हें सुनना तो कब का बंद कर दिया था, पर घाव, कितनी भी मरहम की परतें चढ़ा लो, कोई घाव नहीं भरता। वह और गहरा होता जाता है, शरीर से गायब होता है तो मन में उतर जाता है। घर नज़दीक आ रहा है। घर के सामने खड़ी गाड़ियों की कतारें देखकर ही मैं समझ गई, काफ़ी लोग आ गए हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारी गाड़ी के रुकते ही हम लोगों से घिर गए। शौक को और मुझे नीचे उतारने में सबने मदद की। मैं किसी की आंखों में देखे बगैर आगे बढ़ी ही थी कि मेरी दोनों बेटियां, माँ ये क्या हो गया है, पापा को कहाँ छोड़ आई, कहते हुए मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैंने दोनों को अपनी बाहों में समेटा और चुप कराने की नाकाम कोशिश करने लगी। फिर जैसे तैसे हम ऊपर आए। नीचे की मंजिल मेहमानों से भर चुकी है। सोफे हटाए जा चुके हैं। गमले दूर सरकाते हुए फर्श पर बड़ी बड़ी दरियां बिछाई जा चुकी हैं। चाय पानी का बंदोबस्त भी किया जा चुका है। मुझे बीच में बिठा दिया गया है और घेर कर सारे लोग बैठे हैं। वे हॉस्पिटल की एक एक बात जान लेना चाहते हैं और उन्हें बताने को मेरे पास कुछ नहीं है। फिर भी मैंने थके हुए भाव से उन्हें 2-4 बातें बताईं और दीवार से टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे चेहरे पर किसी ने थकान देखी होगी। एक कंबल और एक तकिया लाकर मुझे वहीं लिटा दिया गया। मैं ये कुछ घंटे खामोशी से गुजार देना चाहती थी। वे मुझे बाहर खींचना चाहते होंगे और मैं अपने भीतर रहना चाहती थी। मैं इस वक्त जिस मोड़ पर खड़ी थी, मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक वह जिसे मैंने घिसटते पार किया था, दूसरा वह जिसे मैं अपने पैरों पर चल के पार करना चाहती हूँ। कौन है मेरे साथ? कोई नहीं।
उसने मुझे ऐसी जगह ले जाकर छोड़ा है जहाँ से आगे के रास्ते भी मैं नहीं पहचानती। पर पर मैं चलूंगी, बगैर किसी सहारे के। कैसा होता है वह चलना जहाँ कमर में सिर्फ आपका अपना हाथ हो। मैंने सख्ती से अपनी उंगली पकड़ रखी है। नहीं, खोना नहीं, रोना तो बिल्कुल नहीं, बस होना। उनका शव ऊपर लाया गया और पहले से बनाई जगह पर रख दिया गया। सिरहाने एक दिया जला दिया गया। उनके आते ही रुदन की आवाज़ें आने लगीं। सबसे तेज मेरी बेटियों की आवाज़ें हैं, जो अपने पापा को पुकार रही हैं। पुकारें जो न कहीं से आती हैं न कहीं पहुंचती हैं। वे हमेशा मध्य में रहती हैं, आंसुओं की मानिंद पारदर्शी, कांपती, अपनी जगह तलाशती। समय सरक रहा है, आवाज़ें काफ़ी कम। शायद चाय पानी पिलाया जा रहा है। लोग वापस लौटने लगे हैं अपनी दुनिया में। घर गृहस्थी, बच्चों, पति और शॉपिंग की बातें। सिर्फ किसी किसी के आने से ही रुदन तेज होता है। जरा सी देर बिना आँख खोले उनकी आवाज़ें सुनती हूँ। जानती हूँ वे हमारे नहीं, अपने दुखों के लिए रो रहे हैं। दुख की शक्ल हमेशा एक सी होती है, सिर्फ भय के पंजे अलग अलग शक्ल के होते हैं। कोई आकर मुझे चाय और पानी पिला देता है। अब मुझे बैठा दिया गया है। कोई कोई तो मेरे गले से चिपटकर इतनी जोर से रोता है कि मेरा हृदय चीखना चाहता है। बस करो, भीतर सूखा रेगिस्तान है। कब से तो चल रही हूँ, ना कोई छाया नजर आती है, ना पानी। 3:30 बजे 8-10 पुरुष ऊपर आ जाते हैं। वे वहां बैठी महिलाओं को उठाकर अंदर भेज देते हैं ताकि उन्हें नहलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। बाल्टी में पानी, मुल्तानी मिट्टी, तेल और नए कपड़े उन्हें मेरी बेटियों ने दे दिए हैं। सारी महिलाएं अंदर कमरे में चली गईं। शव को घेरे सब खड़े हैं। अब वे जाने को तैयार हैं। उन्हें नीचे ले जाया जा रहा है, पोर्च में, जहां पहले से ही अर्थी तैयार की जा चुकी है। बेटियां उनके सिर के पास और बेटे उनके पैरों के पास बैठकर थोड़ी देर रोते हैं। फिर वे दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। अर्थी तैयार हो चुकी है। औरतों को आखिरी बुलावा आता है कि अंतिम दर्शन कर लो। सारी महिलाएं नीचे उतरती हैं, मुझे भी साथ लेती हुई। जो छोटी हैं उनके पैर छूकर प्रणाम कर रही हैं। जो बड़ी हैं उन्हें हाथ जोड़कर विदा दे रही हैं। मुझे ले जाकर उनके पैरों के पास खड़ा कर दिया जाता है। मैं आंखें उठाकर देखती हूँ। जाओ, हमारे बीच सिर्फ एक ही शब्द बचा है, क्षमा, जिसे दिया और लिया जा सकता है। मैंने न लिया न दिया। अर्थी उठती है। घुटा हुआ सिर लिए मेरे बेटे अर्थी उठाए आगे पीछे चलने लगते हैं। अंतिम विदाई। मैं धम से बाहर रखी कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। बाहर न जाने कितने लोग अपने अपने ग्रुप बनाकर खड़े हैं। बातें बीमारियों और मौत के इर्द गिर्द घूमती। कुछ को देर हो रही है, वे बार बार घड़ी देखते हैं। कुछ ने स्कूटर स्टार्ट कर लिए हैं और अर्थी के गुजरने की बाट जो रहे हैं। मरने से पहले हम कितने काम कर लेना चाहते हैं और मरने के बाद सब व्यर्थ हो जाता है, किया भी अनकिया भी। सारी औरतें बाहर बिछी दरियों पर बैठ जाती हैं। अब बिना नहाए कोई भीतर नहीं जाएगा। पहले ऊपर की सफाई होगी, जहाँ वे लेटे थे उस जगह तुलसी का पौधा रखा जाएगा और फिर नीचे बैठी तमाम औरतें बाहर लगे नल पर हाथ मुंह धोकर अंदर प्रवेश करेंगी। सबने पहले मुझे ले जाकर नल के सामने खड़ा कर दिया और पाइप मेरे सर पर। मुझे लगा मेरे शरीर पर इतना नीला जहर चढ़ चुका है कि अगर किसी संकल्प से मैंने इसे धोया तो समूची धरती नीली हो जाएगी। पानी मेरे कपड़ों और जिस्म पर पड़ पड़ कर नीचे गिरता रहा। मिट्टी में किस पानी से धोऊंगी इस पूरी देह को कि पूरी शुद्ध हो जाऊं, अपने जैसी। मुझे नहलाकर गीले कपड़ों सहित अंदर भेजा जाता है। मैं ऊपर आकर बाथरूम में घुस जाती हूँ। अब इसी तरह बाहर खड़ी सारी औरतें पहले आधा फिर पूरा नहाएंगी। मेरे जिस्म पर लाइट कलर के कपड़े हैं। मेरे बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाकर मेरी बेटी ने मुझे दिए हैं।
ये कपड़े उसे मेरे वार्डरोब से मिले भी मुश्किल से होंगे। मैंने हमेशा डार्क कलर पसंद किए हैं, जिसमें कुछ ना दिखे। वह मुझसे बात करने के अवसर ढूंढ रही है। मैं उसे कोई अवसर नहीं देना चाहती। मैं फिर उन औरतों के मध्य आकर बैठ जाती हूँ, जिनका ध्यान अब सिर्फ अपनी बातों की तरफ है। औरतें ही शब्दों की जननी हैं, वे हमेशा विश्लेषण ही करती हैं। चले गए कि किए हुए या अनसुने हुए कामों का विश्लेषण। कि जब मर जाता है, लोग कितना झूठ बोलते हैं। हालांकि कायरों के लिए यही एक टाइम होता है सच बोलने का। अब कोई तुम पर हमला नहीं कर सकता, पर न जाने क्यों मौत को वे महिमा मंडित करते हैं। औरतें एक दूसरे से शिकायत कर रही हैं कि अब तो मिलना सिर्फ किसी के जन्म लेने, शादी करने और मरने तक ही सीमित हो चला है। कोई काम नहीं है, फिर भी फुर्सतें नहीं हैं। इनकी दुनियाएं कितनी छोटी हैं, जिन्हें खींच खांच कर वे बड़ी कर लेना चाहती हैं, च्युइंगम की तरह। जैसे ही बड़ा होता है, फट जाता है। मुक्ति धाम से पुरुष वापस आ गए हैं। नहाने धोने के बाद वे पंक्ति बनाकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। सब दिन भर के भूखे हैं। शौच जब तक घर में हो, चूल्हा नहीं जलाया जाता। चाय भी दूसरों के घर से आती है। बर्तनों की खड़खड़ाहट होती है। सबके सामने स्टील की थालियां और कटोरियां। आज लगभग मोहल्ले के सभी घरों से खाना आया होगा। किस्म किस्म की सब्जियां, रोटियां, दाल, चावल, अचार वगैरह वगैरह। खाना देखते ही सबके चेहरे पर रौनक आ जाती है। सबसे पहले उन चारों को खिलाया जाता है जिन्होंने शौक को कंधा दिया था। चार लड़के घुटा हुआ सिर लिए खाना खा रहे हैं। इसके बाद दूसरे समस्त पुरुषों को खाना परसा जाता है। मैं मन ही मन उन सारे घरों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत से हमारे घर डब्बे भर भर खाना भेजा है। हालांकि ये प्रथा मुझे कभी समझ नहीं आती। समझ में तो खैर बहुत कुछ नहीं आता। पुरुषों का खाना निपटने के बाद औरतों को बिठाया जाता है। इतने सारे लोग, 10 कमरों वाले बंगले में पैर रखने की जगह नहीं है। शारीरिक आवश्यकताएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। सबको सब कुछ चाहिए। खाना खाने के बाद लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। आखिर में बस रिश्तेदार बच गए हैं, जो अलग अलग कमरों में जाकर लेट गए हैं। मैं भी अपने कमरे में आ गई हूँ। 13 दिन घर भरा रहेगा। पहले पगड़ी रस्म, फिर 12वां, जब तक ब्राह्मण भोज न हो जाए। मैंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर अपना वार्डरोब खोला। सारे रुपए, सारा सोना, जमीनों के कागजात सब बाहर निकाले। मैंने हिसाब लगाया, काफी रकम थी। जितना भी मेरा जीवन बचा है, आराम से निकल सकता है। 35 सालों का मुआवजा, सेवा का इनाम। मैंने कभी कुछ नहीं कमाया, पर मेरे पास हमेशा खूब रहा। मेरे सामने मेरी ड्रेसिंग टेबल के साथ आईना है, आदमकद। मैंने खुद को देखा, अपने लिबास को। पलंग पर बिछी हुई सारी चीजें रखी हैं, जिन्हें मैंने थोड़ी देर पहले निकाला है, और वे भी जो मेरी नज़र बचाकर मेरे भीतर से निकलकर बाहर आ गई हैं। डर, कुंठा, नफरत, सेक्स, जंग, दुस्वप्नों का ढेर और न जाने क्या क्या। शादी कोई बुरा सौदा नहीं है, अगर हम अपने कमबख्त आत्म को दूर कर खदेड़ आए या गला दबा के मार दें। और दुनिया की समस्त बेवकूफ़ औरतों को शादी जरूर करनी चाहिए, जैसे मैंने की। अचानक मुझे हंसी आ गई। मैं जोर जोर से हंस रही हूँ।